नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा खराड़ी दक्षिण राजस्थान के वागड़ भूमि से आदिवासी अंचल से आपके सामने हूँ। आज राजस्थान फोरम के एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम चतुरंग के माध्यम से आपके सामने लाइव उपस्थित हूँ। राजस्थान फोरम जो पिछले एक अरसे से नवांकुरों को, नए कलाकारों को बहुत ही प्रोत्साहन दे रहा है और उनको एक मंच प्रदान कर रहा है। मैंने देखा कि ये अब तक कई प्रतिभाओं को हमारे सामने ला चुका है। मैं सबसे पहले राजस्थान फोरम की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, विशेषकर नंद भारद्वाज जी सर, सर्वेश जी और अमृता मैडम का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने इस प्रसिद्ध फोरम पर मुझे मौका दिया और इस फोरम के माध्यम से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एक बार पुनः मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं नंद भारद्वाज जी सर, आपको प्रणाम करती हूँ, और महेंद्र बरंडा जुड़े हैं हमसे। महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी बात रखती हूँ कि मैं ऐसे तो राजस्थान का जो दक्षिणी अंचल है, आदिवासी अंचल, वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गांव में ही हुई थी और उसके बाद में गांव में जब 10 तक का स्कूल था तो मेरी 10 तक की पढ़ाई गांव में हुई। उसके बाद में 11-12 के लिए मुझे डूंगरपुर में आना पड़ा। डूंगरपुर जिला है, वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद में कॉलेज की मेरी पढ़ाई भी डूंगरपुर में हुई और आगे की पढ़ाई फिर मेरी उदयपुर में हुई। हिंदी से जुड़ाव की अगर मैं बात करूं तो गांव में इतना वो माहौल नहीं था। गांव में साहित्य से लगाव की जैसी भी कोई बात नहीं थी। वहाँ पे गुरु जो होते थे वो सिर्फ पढ़ाना और ये सारी चीज़ें करते थे। अदर एक्टिविटीज़ जब 15 अगस्त, 26 जनवरी वगैरह होता था तो उस समय थोड़ा सा गीत संगीत और एक आध जो पारंपरिक नृत्य होते हैं उस प्रकार के कार्यक्रम हम कर लेते थे। उसके बाद साहित्यिक गतिविधियां जो है वो गांव में नहीं के बराबर होती हैं। यहाँ तक कि गीत संगीत वगैरह तो चल जाता था, पर कविताओं की मैं बात करूँ तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। यहाँ पर दक्षिण आदिवासी जो अंचल है वहाँ पर पढ़ाई की जो जागरूकता की अगर बात करें तो वो बहुत देर से आई। अभी हालांकि अभी समय बदल चुका है, अभी तो हालांकि सब पढ़ रहे हैं, बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, पर जब मेरा समय था तब ये सारी चीज़ें नहीं थी। बल्कि मेरे घर में तो लाइट भी नहीं थी। हम लोग, मैं और मेरा भाई, चिमनी वगैरह जलाकर हम पढ़ाई करते थे। तो बाकी सारे बच्चे थे वो भी चिमनी या लालटेन वगैरह जला के पढ़ाई करते थे। उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ये बहुत गांव देहात की बात है। मैं जहाँ से आती हूँ, हमारे साथ प्रेमलता मैम भी जुड़ी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद में बचपन में मेरा बचपन जो है वो मामा के घर पे हुआ। कुछ आदिवासी समस्याएं हैं, आदिवासी विडंबनाएं हैं, उन विडंबनाओं का शिकार मुझे भी होना पड़ा था। और मेरी मम्मी फिर मुझे लेके अपने मामा के घर पे रही थी, तो मेरा बचपन मेरे मामा के घर पे बीता। तो आप जानते हैं मामा के घर पे तो अपने भांजे भांजिया वगैरह होते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से रहते हैं। उनके जीवन में मेरे ख्याल से ऐसा कोई दबाव भी नहीं होता, न डांटना न कुछ काम करवाना। मेरे से भी ऐसे डांटना वाटना, काम कराना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पढ़ाई के लिए अगर वहाँ का जो माहौल जो था वो इतना अच्छा नहीं था। गांव में आदिवासी अंचल में महुए की शराब वगैरह चलती है, तो मेरे मामा के घर में भी शराब वगैरह सब चलता था, पर उन्होंने पढ़ाई के लिए मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। मेरा मामा जो था वो मुझे यही कहता था कि तेरे माता पिता दोनों मैं ही हूँ, और वो मुझे मतलब बचपन से ही मुझे ऐसा समझाया उसने कि अगर पढ़ाई करोगे तो बेटा तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी, नहीं तो फिर तुम्हारी लाइफ का जो विकास होना चाहिए जीवन का वो नहीं हो पाएगा। और देखो हमारे समाज की जो कुछ विडंबनाएं मेरे जीवन में रही।
मेरे माता पिता का जो कर्म था शायद उसकी सजा भी अपन कह सकते हैं, पर ठीक था, इतनी सारी समस्या नहीं थी मेरे जीवन में। तो काफ़ी सारा मोटिवेट किया मेरे मामा ने, जिसका मैं आज भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे पढ़ाया। साहित्य की बात करें तो जब मैं 11th में डूंगरपुर आई तो 11th में मैंने हिंदी सब्जेक्ट लिया था। जब हम ऐच्छिक विषय जब लेते थे तो उसमें मैंने हिंदी साहित्य लिया। तो मेरी मैम थी जो मेरी गुरु, प्रेरणा भट्ट मैडम नाम है। तो प्रेरणा भट्ट मैडम ने इस तरह से हिंदी पढ़ाया कि ऑटोमेटिक मेरा एक लगाव सा हो गया मुझे हिंदी से, और इतना प्रेम हुआ मुझे हिंदी से कि अब मैं शायद साहित्य से अलग होकर रहना शायद मेरे लिए असंभव होगा। तो वहाँ से फिर मेरा हिंदी से जुड़ाव रहा। साहित्य लेखन की बात करें तो मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब हम मतलब सारे मित्र वगैरह हम साथ में रहते थे, सहेलियाँ वगैरह। तो मैं उनको 2-2 लाइन लिख के सुना दिया करती थी कि आज मैंने ऐसा लिखा ये। तो फिर मेरे फ्रेंड वगैरह कहती भी थी कि नहीं रेखा आप बहुत अच्छा लिख रही हैं। तो फिर मुझे भी अच्छा लगता था कि कोई मेरे लिखे का तारीफ कर रहा है। एक आध शायरी मैंने लिख दिया तो वो उनको सुना दिया। इस तरह से फिर मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया था। जब मेरा बीए हो गया उसके बाद में तो मैंने छोटी छोटी कविताओं को लिखना आरंभ कर दिया था। इसी बीच शारदा कृष्णा जी हमारे बीच में है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी पंड्या सर जुड़े हैं। दीपक जी पंड्या सर आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हैं। और इसी के साथ मैं अपने जीवन में अगर शादी की बात करूं तो मेरी शादी 12th के बाद ही हो गई थी। गांव में लड़की की शादी बहुत कम उम्र में करवा दी जाती है। घर वाले ऐसा सोचते हैं ना कि बेटी बड़ी हो रही है तो वो ऐसा कुछ करे, इससे पहले हम उसकी शादी करा देते हैं, ऐसा कुछ ऐसी भावना रहती होगी। बाकी बेटियां बोझ हो ऐसी भावनाएं गाँव में नहीं है, क्योंकि गाँव में इस तरह का वातावरण मैंने कभी देखा नहीं कि बेटी और बेटे में इतना भेदभाव करते हो। ऐसा नहीं होता है थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है, पर इतना सारा नहीं हुआ। पर शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे पढ़ाया और आज इस मुकाम तक पहुंचाया उन्होंने। तो हम पढ़ने की बात कर रहे थे, पढ़ने के साथ साथ में मैंने आपसे साहित्य की बात की थी। तो अजेश जी रामोर हमसे जुड़े हैं। अजेश जी आपका स्वागत है। कविताओं की हम बात कर रहे थे। कविताओं की बात करूँ तो मैंने पहले एक कविता लिखी थी, तो उस कविता को लिखकर मैंने फेसबुक पे डाला था। तो फिर राजसमंद से एक सूर्य प्रकाश जी दीक्षित हैं, उनके एक दोस्त हैं जो पत्रिका निकालते हैं, साहित्यिक पत्रिका, जिसमें गीत गजल कविताएं वगैरह प्रकाशित करते हैं। तो फिर उन सर का मुझे कॉल आया कि मैं रेखा श्री के नाम से लिखती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि रेखा श्री आपकी एक कविता आपने फेसबुक पर डाली है। तो उन्होंने कहा कि वो कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस कविता को आपकी आज्ञा हो तो हम इसको अपनी पत्रिका में प्रकाशित करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरी कोई कविता आप प्रकाशित करना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई सामने से मुझे ये कह रहा है कि आपकी कविता हम प्रकाशित करना चाहते हैं। तो वाकई मुझे बहुत खुशी हुई, इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कि जी सर आप कर दीजिए। तो फिर उन्होंने उस कविता को प्रकाशित कर दिया। मैं उस कविता की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहती हूँ। प्रेमिला जी कटारा हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रेमिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ी अपना कीमती समय निकालकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी मुझे सुन रहे हैं, अपना इतना अमूल्य समय मुझे दे रहे हैं। वाकई मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि साहित्य से लोग इतना प्रेम करते हैं, और ख़ासकर राजस्थान फोरम जो मुझ जैसी गांव देहात की रहने वाली एक लड़की को ये अवसर दिया है, तो वाकई मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं उस कविता की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखती हूँ।
मेरे जीवन का अर्थ क्या, इति क्या, तुम ही आदि और तुम ही अंत हो। ये आध्यात्मिक कविता है। पहले पहले जब मैंने ये लिखा था तो थोड़ा सा ईश्वर को संबोधित करते हुए मैंने ये लिखा था। मैं कविता आपके सामने रखती हूँ कि मेरे जीवन का अर्थ क्या, इति क्या, तुम ही आदि और तुम ही अंत हो। तुम ही मेरे भीतर, तुम ही मेरे बाहर, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। मछली को जल बिन तड़पते देखा है, माँ के वात्सल्य से रिक्त बालक का करुण क्रंदन देखा है। प्रेम की पीर में विकल विरहिणी की पीड़ा को देखा है। मैं भी गिर गई हूँ पीड़ाओं के सागर में, कि मैं भी गिर गई हूँ पीड़ाओं के सागर में। कहने को सांसें चल रही है, किंतु मेरी सांसें तो उसी दिन तुम्हें समर्पित हो गई जिस दिन से तुम्हें देखा है। कामनाएं कभी मिटी तो कभी भड़की, तुमने ही तो मेरे व्यथित मन को संभाला है। एक पल की अनुभूति और हृदय कमल खिल उठा था। तुम में और मुझ में अंतर नहीं शायद, जो तुम हो वही मैं हूँ। किंतु अगले ही पल तुम कौन सा पर्दा डाल देते हो, किंतु अगले ही पल तुम कौन सा पर्दा डाल देते हो। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ मैं खड़ी ताकती रह जाती हूँ। मैं तुमसे अलग कहाँ, तुम ही तो मुझे सुनते हो। मैंने देखा ही कब, तुम ही तो मेरी आंखों के भीतर बस कर देखते हो। तुम प्रकृति हो या प्रकाश, निर्मल हो या मलिन, सारे जग में तुम ही दिखाई देते हो। ये कविता बहुत लंबी हो गई थी। मुझे यूँ लगा था कि शायद कविता बहुत बड़ी होनी चाहिए, तो जब मैंने ये लिखा तो बहुत लंबी कविता हो गई। मैं एक ही कविता सुनाकर आप सभी को बोर नहीं करना चाहती। आगे की कुछ बात करें तो यहाँ पर आदिवासी समुदाय की अपन बात करें। वैसे यहाँ का आदिवासी जीवन जो है वो एक तरह से देखा जाए ना तो बहुत खूबसूरत है। शादी से पहले लड़की पर कोई बंदिश नहीं होती। आदिवासी समाज में लड़की शादी से पहले अगर कहीं जाना चाहे तो वो जा सकती है, आ सकती है अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से। वो सहेलियों के साथ घूमना, मेले में जाना, ये सब होता रहता। अच्छा, मेले की बात की तो मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सबसे पहले मेले में ही देखा था। और कहते हैं कि हमारी समाज में शादियों में लड़का लड़की मेले में एक दूसरे को पसंद करते थे। मैंने यह भी सुना था कि लड़का लड़की की चुन्नी वगैरह पकड़ लेता है और फिर तब से वो उसको पसंद कर लेता है, तो फिर हाँ मैं इस लड़की से शादी करूँगा। तो इस तरह से एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर शादी ब्याह होते थे। तो हमारे गांव के पास में ही एक मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पे मैं भी गई थी और वो भी आए हुए थे। तो उनके अंकल की लड़की मेरी फ्रेंड थी, तो उसने उनसे मुझे मिलवाया था। तो फिर उन्होंने बाद में मेरी फ्रेंड को बताया होगा कि तुम्हारी दोस्त जो है वो मुझे बहुत पसंद है। तो हमारी शादी भी उस आदिवासी जैसे रीति रिवाज होते हैं ना कि मेलों में पसंद करना और फिर ब्याह करना, उस टाइप का कुछ मेरे जीवन में भी घटित हुआ था। मतलब ये कितना आश्चर्य की बात है कि अभी तो ये हम मान ही नहीं सकते कि इस आधुनिक युग में कोई लड़का लड़की को मेले में पसंद कर रहा है। पर हमारे यहाँ पे ना मेले में जाने का जो सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा है। यहाँ डूंगरपुर में एक बेणेश्वर मेला है जो विश्व स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। तो हम बेणेश्वर मेले में तो नहीं गए थे, पर गांव के पास में ही एक मेला था, तो वहाँ पे हम गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे पसंद किया था और फिर उन्होंने घर तक बात पहुँचाई और फिर घर वालों ने कहा कि नहीं, लड़का ठीक है, पढ़ा लिखा है, वो टीचर है, तो ओके कर दिया और फिर शादी करा दिया। हालांकि मेरे से तो पूछा भी नहीं था कि हम तुम्हारी शादी करा रहे हैं, पर ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ। हम आगे बात करते हैं। यह तो खैर थोड़ी सी बात थी आदिवासी समाज के बारे में, मैं आपको बता रही थी। प्रमोद जी शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान जी हमारे साथ जुड़े हैं, हनुमान जी आपका भी स्वागत है। ब्रज किशोर जी शर्मा साहब, आपको भी प्रणाम, आपका स्वागत है।
प्रमोद जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और इसी के साथ हम कुछ आदिवासी समाज की हम बात कर रहे हैं। तो आदिवासी जीवन जो है बहुत ही खूबसूरत जीवन है। यहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं, विडंबनाएं भी हैं, पर अच्छाइयाँ भी बहुत सारी हैं। आदिवासी सब खेती बाड़ी करते हैं, अब पढ़ाई लिखाई करके जॉब भी करते हैं। और भाग्यम शर्मा जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं, जैसे आदिवासी औरत होती है तो उसके साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना एक तरह से आम बात है। कभी भी हस्बैंड औरत पर हाथ उठा देता है, ऐसा अधिकतर गांव में होता है। मैंने भी देखा है कि पति जो होता है पत्नी पर कभी भी हाथ उठा देता है, ऐसा करता है। हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैं तो पढ़ी लिखी युवती हूँ, तो खैर वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और घर वाले सब यही मानते हैं कि हमारे समाज के लोग भी कहते हैं कि नहीं, रेखा तो हमारा गौरव है, ऐसा उनका मानना है। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि वो लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं, पूरा समाज मुझे इतना प्रेम करते हैं, मेरे सारे मित्र मुझे इतना प्रेम करते हैं। गोपाल कुमार जी, आपका स्वागत है, नमस्कार आपको। इसी के साथ में साहित्य की रुचि की हम बात करेंगे आगे। तो मैंने जैसे बताया कि हिंदी से लगाव तो मुझे 11वीं से ही हो गया था, और कॉलेज के टाइम से ही मैं थोड़ा थोड़ा लिखना मैंने शुरू कर दिया था। मैं वागड़ क्षेत्र में की रहने वाली हूँ, तो मैं वागड़ की एक कविता आपके सामने रखूंगी जो मैंने अपने वागड़ क्षेत्र पर लिखी थी। तो आप मेरे वागड़ क्षेत्र पर लिखी हुई कविता सुनेंगे। उसके बाद मैं हर फ्लेवर की कविता, एक एक कविता मैं आपको सुनाऊंगी, और भी कुछ बात भी अपन करेंगे। अगर आपके मन में भी आदिवासी जीवन को लेकर कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ जानने की आपकी जिज्ञासा है तब भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। वागड़ पर जो मेरी कविता है उस कविता को मैं आपके सामने रखती हूँ कि पहाड़ियों से आच्छादित विपुल नैसर्गिक सौंदर्य है। वागड़ की भूमि की बात कर रही हूँ मैं कि पहाड़ियों से आच्छादित विपुल नैसर्गिक सौंदर्य है। जनजातियों की निश्चलता, पावनता है, उनका भोलापन है। जैसे ईश्वर ने स्वतः स्फूर्त ढंग से पिरो दिया है जीवन के शब्दों और अर्थों के तादात्म्य को। मनुष्यों की अनुभूतियों में निहित मर्म का उद्घाटन है। एक सर्जक की निर्विकार चेतना है। यहाँ दर्शन है बिल्कुल बुद्ध की आत्मा की तरह। साहित्य है प्रभु के चरणों की समृद्धि की तरह। संस्मरण है हृदय के धड़कते हर पल की तरह। यहाँ पर गौरी बाई की जीवंत गाथा है जो बिल्कुल मीरा के घिरधर की तरह है। यहाँ गैप सागर की शीतलता है, उज्ज्वलता है बिल्कुल क्षीर सागर की तरह। बादल महल की भव्यता है। यहाँ महज कहानियाँ नहीं है, यहाँ पर आंदोलन है मानगढ़ का, इतिहास है बलिदान का। जो आनंदित करती है वो पावन वीर गाथा है। यहाँ नाना भाई और काली भाई की आखर जोत की जगमग है। यहाँ माही सोम जाखम का त्रिवेणी संगम और बेणेश्वर धाम की महिमा अलौकिक जो फैली हुई दिक दिगंत है। यहाँ देव सोमनाथ की प्रतिमा का सोमनाथ में जय जयकार है। मावजी महाराज, गुरु गोविंद, सती सुरमाल की ललकार है। फैलेगा घर घर उजियारा, भक्तन की दरकार है। वागड़ की ये धरा अनुपम अद्भुत कलाओं की खान है। वागड़ की ये धरा अनुपम अद्भुत कलाओं की खान है। ये था मेरे वागड़ पर एक छोटी सी रचना थी। हालांकि मेरी बुद्धि तो कितना भाग लेगी जो उसका इस तरह से वर्णन करेगी। बाकी यहाँ ये वागड़ की जो भूमि है वाकई बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। अभी बारिश का समय है ना, तो सारी पहाड़ियाँ इतनी हरियाली से पूरी लद गई है और इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ वागड़ की पहाड़ियों का कि
आप पूछिए मत, इतना खूबसूरत है। मैं तो कहती हूँ कि कभी आओ, जब बेणेश्वर मेला लगा हुआ हो और आप आओ, सारी जिम्मेदारी मेरी, आपको मैं अच्छे से मेले में घुमा दूंगी, सब जगह आपको घुमा दूंगी। तो आप भी पधारिए मेरी इस वागड़ की भूमि पर। इसी के साथ में एक प्रेम की कविता आपके सामने रखती हूँ कि बिल्कुल सहज शब्दों में है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। मैं उस जीनस गोवर, ओह मेरी सखी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि जीनस आप मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं कविता आपके सामने रखती हूँ। यह कैसे हो सकता है कि तुम आओ और मैं न मिलूं। अब सुनिएगा कि यह कैसे हो सकता है कि तुम आओ और मैं न मिलूं। तुमने देखा नहीं होगा, तुमने देखा नहीं होगा, बहती हुई हवा में मिली हुई मेरी महकती सांसें। तुमने देखा नहीं होगा कि पेड़ों से गिरने वाले पत्तों संग हवा में लहराते हुए मेरी साड़ी का आंचल। कि तुमने देखा नहीं होगा, पेड़ों से गिरने वाले पत्तों के संग हवा में लहराते हुए मेरी साड़ी के आंचल को। मैं वहीं छोड़ आई हूँ अपनी देह गंध भी, मैं वहीं छोड़ आई हूँ अपनी देह गंध भी, मैं वहीं छोड़ आई हूँ जीवन और मृत्यु का आलिंगन। मैं वहीं छोड़ आई हूँ देह गंध भी, मैं वहीं छोड़ आई हूँ जीवन और मृत्यु का आलिंगन। तुमने देखा नहीं होगा मेरी प्रेम अस्थियों का ढेर, तुमने देखा नहीं होगा प्रेम अस्थियों का ढेर। हाड़ मज्जा से संचित देह चली आई हूँ छोड़कर, ताकि प्रत्यारोपण हो मेरे आत्मा का, ताकि प्रत्यारोपण हो मेरे आत्मा का। तुम चाहो तो कर दो देह विदेह, कर दो जीवन और मृत्यु से परे का मिलन, कर दो जीवन और मृत्यु से परे का मिलन, देह से परे का मिलन। यह थी एक छोटी सी कविता। इसी के साथ में हमारे आदिवासी समाज में लड़कियां अब पढ़ने लगी है, पर मेरी अपनी बात करूँ तो जब मेरा बीए और एमए के बीच में काफ़ी गैप हो गया था, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आ गई थी और फिर मेरा बीएड में भी हो गया था, तो मैं उधर चली गई थी। फिर एमए करने के बाद में मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, तो मेरा नेट में सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया था। प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि पीएचडी का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो फिर मैंने पीएचडी करने का निर्णय किया और फिर मैंने तैयारी की, नेट से सिलेबस वगैरह निकालना। यहाँ डूंगरपुर में हिंदी के लिए मुझे ऐसा कोई नहीं मिला कि जिससे मैं गाइड ले सकूँ, या फिर हो सके मैं किसी के पास जा ही नहीं पाई। तो मैंने अपने स्तर पर तैयारी की और मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था जब मेरे एमए फाइनल के साथ में मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी होनी चाहिए थी, पर मुझे बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का था कि एमए फाइनल का रिजल्ट तो आ गया था, पर उसकी मार्कशीट नहीं आई थी। जब उसकी मार्कशीट नहीं आई और मैं साक्षात्कार के लिए जाऊंगी तो फिर एमए का मार्कशीट तो आया ही नहीं, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा मुझे थोड़ा सा भय भी लगने लगा था। पर मैंने सोचा कि एक बार साक्षात्कार दे के देखते हैं क्या होता है। फिर मेरा साक्षात्कार हुआ तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरा पहली बार में मेरा पीएचडी में चयन हो गया। और चयन होने के बाद में फिर एक पूरा प्रोसेस चलता है कि उसका कोर्स वर्क, फिर उसके एग्ज़ाम्स वगैरह, फिर कई सारे असाइनमेंट हुए। उसके बाद में टॉपिक की बात आई तो मेरे जो सुपरवाइज़र है नीतू परिहार मैम, उन्होंने मुझे कहा कि रेखा आप ऐसा कोई टॉपिक लीजिए जो नया हो, जिस पर काम नहीं हुआ हो। तब तक तो मुझे इतनी समझ भी नहीं थी। आप मानेंगे नहीं, मैं वहाँ पर गई थी तो सच बताऊँ पहली बार ऐसे निकल के मैं पहली बार साक्षात्कार देने गई थी, मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो फिर नया कोई टॉपिक लेने की बात आई तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आप कथेतर गद्य पर देखिए। तो फिर मैंने कथेतर गद्य की जो विधाएं हैं उन विधाओं को देखा। मैंने कहा आत्मकथा है, संस्मरण,
रेखा चित्र, डायरी, इस टाइप की विधाएं हैं, यात्रा वृतांत भी है। तो मैंने सोचा कि लेखक वगैरह अब लिखते भी हैं, उनके जीवन कैसा होगा, वो क्या सोचते होंगे, उनकी दिनचर्या कैसी रहती होगी, किन लोगों से वो मिलते होंगे। तो मुझे पहले से उनको जानने की बड़ी इच्छा रही है मेरी। तो मेरा मन ये, मैं हर बार ये सोचती, मैं खुद भी लिखती हूँ तो मैं ये सोचती कि जो बड़े लेखक हैं, बड़े कवि हैं, वो किस तरह से सोचते होंगे। तो फिर मैंने सोचा था कि कहानियाँ, उपन्यास वगैरह तो अपन पढ़ते भी हैं और उसमें लेखक का व्यक्तित्व जो है वो उभर कर सामने आता ही है, पर लेखक का जीवन कैसा होता है वो अगर वास्तविकता, मैंने ये भी जब पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि डायरी में वास्तविकता अधिक होती है, सच्चाई मतलब उसमें सच्चाई होती है काफ़ी, 99% तक तो उसमें हकीकत बयां करता है लेखक। तो फिर मैंने सोचा कि डायरी पर काम किया जाए ताकि इस बहाने मैं लेखक के विचारों को जान लूँगी, लेखक क्या करता है क्या नहीं, उसके बारे में भी मुझे पता चल जाएगा। तो फिर मैंने मेरी मैम को बताया कि मैं डायरी पर अगर काम करना चाहूँ। तो फिर मैम ने कहा कि अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, और डायरी पर तो काम हुआ ही नहीं है। फिर वो उनको यूँ लगता था कि मैं छुई मुई सी लड़की हूँ, मेरे से मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, ऐसा उनको लगता था। तो उन्होंने कहा कि पर बेटा इस पे तो कोई काम हुआ ही नहीं है, टॉपिक बेशक बहुत अच्छा है बेटा, तुमने बहुत अच्छा चयन किया है विषय का, पर इस पर कोई काम हुआ नहीं है तो आपको पूरा नए सिरे से करना पड़ेगा। तो आप एक बार सोच लीजिए बेटा, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। उन्होंने मेरी कुछ और सहेलियाँ थी, उनको भी बताया था कि बिल्कुल छुई मुई सी है और डूंगरपुर के आदिवासी अंचल से वो लड़की आती है। तो उनको मतलब ऐसा लगने लगा था कि मैं काम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। पर मुझे पढ़ना लिखना पहले से ही बहुत पसंद है और मैं किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। मेरे पास कई सारी किताबें भी हैं, अच्छे उपन्यास हैं, अच्छी कहानियाँ हैं मेरे पास, कई सारी जीवनी आत्मकथा है, डायरिया तो खैर मेरा काम हुआ है तो मेरे पास काफ़ी अच्छे लेखकों की डायरियाँ हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं मेहनत करूँगी और फिर आप तो है ही मार्गदर्शन के लिए, तो फिर मैं कर लूँगी। तो फिर मेरी मैम ने ओके कर दिया। जब काम शुरू हुआ तो मैं पढ़ती गई। एक बार पढ़ने के बाद में मैं उन लेखकों के जीवन को मैंने अच्छे से समझ लिया था, तो काम भी बहुत अच्छे से हो गया। और 2020 में मेरा डायरी पर मेरे को अवार्ड भी हो गया, उसका डिग्री भी मिल गया। मेरी पीएचडी का विषय की बात करें तो हिंदी में डायरी लेखन, स्वरूप, विकास और परंपरा, उसका मैंने नाम रखा था। तो मैं और भी हमारे जो यहाँ के आदिवासी बालक हैं, जो लड़के हैं, मैं अभी जैसे भोगीलाल पंड्या में ऐसे संविदा पर लगी हुई हूँ। तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि देखो बच्चों, पढ़ना है तुम्हें और आगे बढ़ना है। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम्हें मंजिल नहीं मिलेगी। तो बच्चे भी काफ़ी यहाँ के बच्चे अब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरी खुद की गुड़िया है, वो भी, उसको भी नीट का एग्ज़ाम देना है, तो वो भी अभी से तैयारी कर रही है कि वो यूँ कहती है कि मम्मी मेरे को नीट की तैयारी करनी है। तो मैं गांव की रहने वाली हूँ, तो मेरी गांव की औरतों को लेकर मैंने बिल्कुल छोटी सी कविता लिखी थी। तो उस कविता को मैं आपके सामने रखती हूँ, कुछ ज़्यादा ही मैं आपको बोर नहीं करूँगी। मैं कविता आपके सामने रखती हूँ कि खेतों की हरियाली के बीच कभी खिलती कली सी मुस्कुराती हुई, तो कभी तोड़ कर फेंके हुए मुरझाए फूल सी। मेरे घाव की कुछ औरतें पीली सी देह लिए शाम होते ही लौटती है अपने अपने घर को, अपनी दुबली देह पर सूती साड़ी लपेटे, कि अपनी दुबली देह पर सूती साड़ी लपेटे, कभी हाथ में हंसिया तो कभी सिर पर घास की गठरी लिए, हर शाम लौटती है मेरे गांव की औरतें अपने घर को। ये थी गांव की औरतों को लेकर मैंने कविता लिखी थी। उसके बाद में अभी मेरा 2022 में एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ,
नदी शब्दों की। ये मेरा काव्य संग्रह है जो अभी साहित्य अकादमी के अनुदान से प्रकाशित हुआ। इस काव्य संग्रह में मेरी आरंभिक कविताएं हैं। इस काव्य संग्रह की बात करो तो इन कविताओं में आनंद भी है, पीड़ा भी है, कुछ सामाजिक जो विषमताएं हैं उन विषमताओं के प्रति आक्रोश भी है, कभी आशा और निराशाओं में झुलता हुआ मेरा मन भी है, उसमें वात्सल्य भी है, रिश्तों की गर्माहट है और जीवन का संघर्ष मेरी कविताओं में कई जगह दिखाई देता है। इस कविताओं में अकेलेपन की पीड़ा भी है, मिलन की तड़प भी है, नारी मन की पीड़ा तो है ही, पर साथ में गांव का जीवन, प्रकृति की शोभा और त्योहारों की मस्ती भी मेरे काव्य संग्रह में आपको दिखाई देगी। और इस काव्य संग्रह की अगर मैं सबसे अच्छी बात करूँ, कविताओं के अलावा कोई बात करूँ, तो मेरे इस काव्य संग्रह की जो भूमिका है वो नंद भारद्वाज जी साहब ने लिखी है। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहा है, मतलब बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा ये पहला काव्य संग्रह है जिसका चयन साहित्य अकादमी ने मेरी पांडुलिपि का चयन किया था और उन्होंने मुझे 15,000 रुपये का अनुदान दिया था और 15,000 रुपये में ये किताब जो छप गई थी, राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध प्रकाशक है बोधि प्रकाशन, जयपुर से ये प्रकाशित हुई थी। इसका नाम जब रखने की बात आई थी नदी शब्दों की, तो मेरी बात हुई थी मेरे सर से कि मेरे गुरु हैं डॉक्टर आशीष सिसोदिया, जो मेरा पीएचडी चल रहा था तब वो एचओडी थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मार्गदर्शन भी किया। मेरी मैम है नीतू परिहार मैम, उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया। तो उन्होंने कहा कि आप जब उसका किताब का नाम रखें तो नाम बहुत ही सरल होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी। तो फिर मैंने नदी शब्दों की, मेरा एक कविता है नदी शब्दों की, उस पर मैंने ये नाम रखा था। तो मैं सबसे पहले तो नदी शब्दों की जो कविता है उस कविता को मैं आपको सुनाना चाहूँगी। नदी शब्दों की 30 नंबर, 1 मिनट। नदी शब्दों की, बह रही है नदी शब्दों की, बह रही है नदी शब्दों की, बहाकर ले जा रही है जैसे हवा, कभी हो जाती है अवरुद्ध, कभी कभी आकर आवेश में उफन कर बहने लगती है। सुनाई देता है उसका शोर जो मैं साध कर अपनी चेतना सुनने को प्रयासरत हूँ। कभी सुनाई देता है मधुर कल कल का राग, तो कभी अनंत विलाप, लगता है मेरी चेतना ढल गई है उस राग में। कि कभी सुनाई देता है मधुर कल कल राग, तो कभी अनंत विलाप, लगता है मेरी चेतना ढल गई है उस राग में और असह्य लगने लगता है। जब मर्यादा रूपी किनारा तोड़ देती है और शब्दों की नदी जब गिरती है मेरी संवेदना पर, मेरे हृदय के उद्गार स्वतः प्रस्फुटित होने लगते हैं। सुनेगा कि जब शब्दों की नदी गिरती है मेरी संवेदना पर, तो मेरे हृदय के उद्गार स्वतः प्रस्फुटित होने लगते हैं। मेरे स्मृति पटल पर छितराई मंजू कार्यावलियां इंद्रधनुष सी छाने लगती है। जब जब आई है उसमें बाढ़, भावनाएं मेरे हृदय की साथ बहा ले गई है। बह रही है नदी शब्दों की, बहाकर ले जा रही है जैसे हवा। इस कविता पर मैंने अपनी पुस्तक का टाइटल मैंने रखा था और सबको बहुत पसंद आया था। मुझे लगता है आपको भी ये बहुत ही पसंद आया होगा। मैं अपने गांव देहात की कविताएं लिखती हूँ, तो मैं इसी के साथ मेरे गांव के सौंदर्य को लेकर कि गांव की सुंदरता
कैसी है। अगर गांव का सौंदर्य आपको देखना है तो आपको वास्तव में गांव का सौंदर्य कहाँ दिखेगा, उसकी बात मैं कर रही हूँ कि मेरे गांव का सौंदर्य, मत पूछो मेरे गांव का सौंदर्य, क्योंकि वो रहता है कच्चे मकानों में। कि मत पूछो मेरे गांव का सौंदर्य, क्योंकि वो रहता है कच्चे मकानों में, झांकता है दरवाजे की ओर से। वो रहता है कच्चे मकानों में, झांकता है दरवाजे की ओर से, रंगा हुआ है मटमैले रंग में, कैमरे में कैद करने लायक नहीं है। कि कैमरे में कैद करने लायक नहीं है, मत पूछो मेरे गांव का सौंदर्य। मेरे गांव में बहती कल कल करती उछलती बलखाती नदियाँ, और उन बहती हुई नदियों में है सौंदर्य, और उन बहती हुई नदियों में है सौंदर्य। मेरे गांव में खेलते हैं बच्चे धूप में, मेरे गांव में खेलते हैं बच्चे धूप में, दौड़ते हैं साइकिल का पुराना टायर लेकर, दौड़ते हैं साइकिल का पुराना टायर लेकर। वीडियो गेम यहाँ नहीं होते, कि वीडियो गेम यहाँ नहीं होते। उनकी मासूम सी हंसी में है सौंदर्य, उनकी मासूम सी हंसी में है सौंदर्य। मत पूछो मेरे गांव का सौंदर्य। यहाँ खेतों में मेहनत करता किसान है, लहलहाते देख अपने खेतों को, गदगद होता उसका हृदय है, उसकी चमकती आंखों में है सौंदर्य। मत पूछो मेरे गांव का सौंदर्य। यहाँ मेरे गांव में लगता है मेला, सज तज कर रंग बिरंगी पोशाक पहनकर, झूले में झूलती गीत गाती वधुएं, और उन गीतों की धुन में छुपा है सौंदर्य। मत पूछो मेरे गांव का सौंदर्य, मत पूछो मेरे गांव का सौंदर्य। कविता बहुत बड़ी है, पर मैं आपको ये कविता इतनी ही सुनाऊंगी। आगे मैं आपको एक और अपनी कविता आपके सामने रखती हूँ। बिल्कुल सीधी सी कविता है, छोटी सी। मेरा एकांत। अगर मनुष्य एकांत, हर कोई चाहता है ना कि हमें थोड़ा सा एकांत मिले, ताकि हम खुद को देख सकें, खुद को महसूस कर सकें। तो मैंने लिखा था कि मेरा एकांत कैसा होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मेरा एकांत कविता बहुत अच्छी लगेगी। मैं कविता आपके सामने रखती हूँ। मेरा एकांत दमक रहा मुलायम रेशमी रात में, कि मेरा एकांत दमक रहा मुलायम रेशमी रात में, जुगनू की तरह। करना चाहती हूँ विलीन स्वयं को एकांत में, खोना चाहती हूँ जमी आसमां के रंग में। कि करना चाहती हूँ विलीन स्वयं को एकांत में, खोना चाहती हूँ जमी आसमां के रंग में। मैं चाहती हूँ ऐसा एकांत जहाँ सिर्फ मैं ही रहूँ, बस जाऊँ उस मौन में, ध्वनि शेष हो जाऊँ। कि बस जाऊँ उस मौन में, ध्वनि शेष हो जाऊँ, या बह जाऊँ उस धारा में जो बह रही है पास में, या बह जाऊं उस धारा में जो बह रही है पास में, या जाकर मिल जाऊं मानवता की किसी रसधार में, या जाकर मिल जाऊं मानवता की किसी रसधार में। और मेरा एकांत, मेरा एकांत जो सिर्फ मेरा हो, ना कोई देखे उसे, ना कोई सुने उसे, उसमें ना कोई राग हो, ना गुंजार हो, ना कोई बाधा हो, ना कोई गान हो, ना कोई रुदन हो, और ना ही कोई मोह माया हो। मैं रूपांतरित हो जाऊं, मैं रूपांतरित हो जाऊं उस एकांत में, या समर्पित हो जाऊं उसमें जो मेरे भीतर है, या समर्पित हो जाऊं उसमें जो मेरे भीतर है। मैं न रहूं, न तन रहे, न मन रहे, न कोई एहसास रहे। कि
मैं न रहूं, न तन रहे न मन रहे और न कोई एहसास रहे। जो है मेरा आभ्यंतर मैं उसी में अंतर्लीन, मैं रहूं अपने अंतर मन में आसीन और मैं रहूं अपने अंतर मन में आसीन। मेरा एकांत ऐसा हो, मैं ऐसा चाहती हूँ कि जहाँ पर कुछ भी नहीं हो। आप सब भी ऐसा चाहते होंगे ना कि ऐसा एकांत हो जहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई भी दखल देने वाला नहीं हो, यहाँ तक कि बिल्कुल शोर शराबा नहीं हो, न राग चाहिए न गुंजार चाहिए, बस एक मौन हो और उस मन में भी एक अनहद नाद हो जो आपको सुख प्रदान करे, जो आपको आनंद प्रदान करे, आपके मन को शांति प्रदान करे। मेरा मन तो ऐसा एकांत चाहता है। आप सभी का मन कैसा एकांत चाहता है, आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप सभी कैसा एकांत चाहते हैं। मैंने कुछ इस टाइप की मेरी कविता है जो कुछ बोरिंग सी हो रही होगी, पर मैं आपको जाते जाते एक कुछ शेर हैं, मैं शेर वगैरह मैं लिखती भी हूँ, तो मैंने कुछ शेर लिखे हैं। तो मैं ऐसे मेरी सुविधा में हाथ जो है वो बहुत ही तंग है, पर मैंने उसको लिखा था, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये शेर पसंद आएंगे। मैं इन शेरों को सीधे सीधे न पढ़कर उसको गाने का प्रयास करती हूँ और आप सभी सुनिएगा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कुछ शेर है जो मैं आपके सामने रखती हूँ। हथेलियों पे अपनी उसका नाम लिख दिया, हथेलियों पे अपनी उसका नाम लिख दिया, हथेलियों पे अपनी उसका नाम लिख दिया, प्यार मोहब्बत का पैगाम लिख दिया, हथेलियों पे अपनी उसका नाम लिख दिया। दिल की गली में उसका आना जाना जब हुआ, दिल की गली में उसका आना जाना जब हुआ, दिल की गली में उसका आना जाना जब हुआ, नाम उसके जिस्म का तमाम रख दिया, नाम उसके जिस्म का तमाम लिख दिया, हथेलियों पे अपनी उसका नाम लिख दिया। तकसीम कर दी मैंने अपनी दौलतें तमाम, तकसीम कर दी मैंने अपनी दौलतें तमाम, तकसीम कर दी मैंने अपनी दौलतें तमाम, एक इश्क बच गया जो उसके नाम लिख दिया, हथेलियों पे अपनी उसका नाम लिख दिया। उम्र सारी मैंने उसके बिन गुजार दी, उम्र सारी मैंने उसके बिन गुजार दी, उम्र सारी मैंने उसके बिन गुजार दी, क्यों जिंदगी में मेरे इंतजार लिख दिया, हथेलियों पे अपनी उसका नाम लिख दिया। अब एक और जहां वो बसाने लगा, अब एक और जहां वो बसाने लगा, अब एक और जहां वो बसाने लगा, मैंने अपना घर मकान भी उसके नाम लिख दिया, हथेलियों पे अपनी उसका नाम लिख दिया। बिखरे पड़े थे कांटे बेहिसाब राहों में, बिखरे पड़े थे कांटे बेहिसाब राहों में, बिखरे पड़े थे कांटे बेहिसाब राहों में, मैंने कांटों का नाम ही गुलाब रख दिया, हथेलियों पे अपनी उसका नाम लिख दिया। मैंने एक शेर अपने देश के नाम लिखा है, सुनिएगा कि काशी काबा एक एक राम और रहीम,
काश काबा एक एक राम और रहीम, काश काबा एक एक राम और रहीम, क्यों मजहबों के नाम कत्ले आम लिख दिया, हथेलियों पे अपनी उसका नाम लिख दिया। जब थमने लगी सांसें तो पलकें हुई बंद, जब थमने लगी सांसें तो पलकें हुई बंद, जब थमने लगी सांसें तो पलकें हुई बंद, तेरे नाम अपना आखिरी सलाम लिख दिया, हथेलियों पे अपनी उसका नाम लिख दिया, हथेलियों पे अपनी उसका नाम लिख दिया, हथेलियों पे अपनी उसका नाम लिख दिया, प्यार मोहब्बत का पैगाम लिख दिया, प्यार मोहब्बत का पैगाम लिख दिया। ये जाते जाते आपके लिए थोड़ा सा कुछ बेहतर बोरिंग सी कविता नहीं सुनाकर मैंने सोचा कि कोई गज़ल वगैरह आपको सुना दूं। ऐसी तो बहुत सारी कविताएं थी सुनाने के लिए, पर समय की भी अपनी एक सीमा होती है, तो मुझे अपनी सीमाओं में रहना है। और आप सभी भी अपना कीमती समय निकाल कर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं। नंद भारद्वाज जी, प्रमोद जी शर्मा सर, ब्रज किशोर जी हैं, भाग्यम शर्मा जी, गोपाल कुमार जी, जीनस कुंवर मैम है, उसके बाद में अमृता मैडम है, सर्वेश जी भट्ट साहब हैं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय मुझे दिया और इस आदिवासी लड़की की कविताओं को आपने सुना। मेरी अपनी बातें जो भी थी मैंने बताने की कोशिश की, हालांकि कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, पर कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, बहुत कुछ मैंने आपको बताया और उससे और बहुत कुछ बाकी भी रह गया। तो सीमा मैडम भी जुड़ी हुई है, मैम आपका प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना अमूल्य समय दिया और मुझे आपने सुना। हालांकि आपका स्नेह मुझ पर बहुत पहले से है, सभी लोग मेरे से इतनी प्रेम करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि और राजस्थान फोरम जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम चतुरंग के माध्यम से मुझे आपके समक्ष उन्होंने मुझे लाइव आमंत्रित किया और मेरी कविताओं को सुना, अपनी बातों को सुना, अपने जीवन को, सारी बातों को आपने सुना और उन्होंने मुझे ये खूबसूरत अवसर दिया। तो मैं एक बार पुनः राजस्थान फोरम की पूरी टीम का, नंद भारद्वाज जी साहब का और सर्वेश जी भट्ट साहब का, अमृता मैम का, अमृता मैम से मेरी बात हुई थी, तो अमृता मैम आप बहुत प्यारी हैं और वाकई बहुत अच्छा नेचर है आपका। आपने मुझे बड़े अच्छे से समझाया ऐसे करना, काफ़ी मुझे सपोर्ट भी किया। तो उसके लिए जो भी सुन रहे हैं और भी लोग मुझे सुन रहे होंगे, जो मुझे शो हो रहे हैं उन सभी का, और जो मुझे शो नहीं हो रहे हैं उन सभी का भी, और बाद में जो भी मुझे सुनेंगे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान फोरम पूरी टीम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।